हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। हम पढ़ रहे हैं सेबी ग्रेड मेंस के लिए बहुत सीरियसली, और साथ में हम एनपीएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो हम दोनों के एग्जाम देंगे सर। ठीक है, अभी का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट। अभी हम पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आपको रात को 9 बजे अटेम्प्ट करने हैं और मेरे से क्वेरीज पूछनी है धड़ाधड़। ठीक है सर, हमें पार्टनरशिप पढ़ाओ समझाओ होता क्या है। हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। जब दो या दो से ज्यादा लोग हाथ मिलाने आ गए हैं कि यार कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस वाली एक्टिविटी, और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे, या अगर हमने बिजनेस किया और हमें लॉस हो गया वो हम बांट लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब हमारी बात आई कि इस पार्टनरशिप में मैं कोई मेरे को कह रहा है कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर, तो मेरा अग्रीमेंट जरूरी है। मेरा अग्रीमेंट एज एन रिटन अग्रीमेंट नहीं, मैं अग्री कर रहा हूँ उस चीज को कि हाँ यार हम करते हैं ये वाला काम, लग रहा है कि हम पैसा कमा लेंगे। बात हमें समझ में आती है। इसके सर फॉर्मल डेफिनेशन हमें बताओ। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? व्हेन टू और मोर पर्सन। भाई सबसे पहली बात, टू और मोर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले बंदा अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई सिंगल सिंगल बंदा काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला इंसान, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, चलो, दो और ज्यादा उससे बंदे साथ में आते हैं टू सेटअप अ बिजनेस। चैरिटेबल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, वो मिलके बिजनेस सेटअप करते हैं एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। जब वो ये तीनों काम करेंगे तो उनको हम पार्टनरशिप में बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, बिजनेस करने चाहिए, प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। सेक्शन अभी क्या, सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, पहली बात सुनो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्यों आया? कुछ पार्टनरशिप्स रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मतलब उन्होंने कह दिया कि हम पार्टनरशिप में डीड वीड बना दी, उनके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो गया। कुछ पार्टनर्स ने वर्बली कहा कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, दुबई से सामान लेके आते हैं यहाँ पे बेचते हैं, या अमेरिका से लेके आते हैं यहाँ पे बेचते हैं। हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमने कहा जो होगा प्रॉफिट देख लेंगे बांट लेंगे। उसके ऊपर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई कर जाएगा। उनके ऊपर तो बल्कि ज्यादा अप्लाई करेगा क्योंकि उनके पास कोई डीड ही नहीं। अगर कोई लड़ाई होगी तो ये पार्टनरशिप एक्ट उन पर ध्यान रखेगा। है क्या मतलब सर, हमें तो पढ़ाओ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, पहले हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या डेफिनेशन दिया वो पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे के सारे जो सारे पार्टनर हैं, सारे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है कि कोई बंदा साइलेंट पार्टनर है, उसने पार्टनरशिप में अपना सिर्फ नाम दिया है क्योंकि उसके नाम से हमें इतना इनकम हो रहा है, या तो उसने पैसा प्रोवाइड किया है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेरा पैसा लो, पैसा मेरा मेहनत तुम्हारी, हम डिवाइड करेंगे जो प्रॉफिट्स होंगे। हमने कहा ठीक है। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ने स्टार्टअप के लिए पैसा दिया, तो मैं पूरा एक्ट कर रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वेबसाइट वालों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट जिसने मेरे को पैसा दिया वो क्या कर रहा है, उसने बस पैसे देके छोड़ दिया, बट मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। एक तरह का जो प्रॉफिट्स होंगे मैं उसके लिए भी एक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पार्टनरशिप में मेरा पार्टनर है। वो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? सबसे पहला फीचर जो है कि दो और दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, बेसिक हमने पढ़ लिया। अग्रीमेंट होना चाहिए, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट है कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर किसी ने पहले ही मना कर दिया कि मेरे को पार्टनरशिप नहीं करनी, तो वो पार्टनरशिप के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, बिजनेस होना जरूरी है, कभी भी हम चैरिटेबल एक्टिविटी पार्टनरशिप में नहीं करते। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, ये काम सारा मिलके बात बात करके होता है। ठीक है, किसी एक बंदे की नहीं चलती। पार्टनरशिप अगर है तो पार्टनर सारे पार्टनर्स की मिलके चलेगी। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बात क्लियर होनी चाहिए कि कितने प्रॉफिट्स को हम शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, इसका बात यही है। और बात आई आगे सबसे इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या है? जो अगर आपने, पहली बात तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर पार्टनरशिप ने कुछ गलत काम किया, किसी ने उसको सू किया, तो पार्टनरशिप खुद तो डिसॉल्व होगी होगी, उसके पार्टनर को भी अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के काम करना, पैसा देना पड़ेगा अगर उसने किसी के साथ गलत किया तो। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली। इसका क्या मतलब है कि सारे मिलके लायबल हैं, जितने पार्टनर है सारे के सारे लायबल हैं विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी। एंड ऑल्सो सेवरली का मतलब है जॉइंटली, मतलब सारे मिलके, सेवरली मतलब जितना उस पार्टनर का शेयर है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हमने कोई पार्टनरशिप में हम कोई मेडिसिन बाहर से लेकर आए और किसी को वो गलत रिएक्ट कर गई,
उसने हमें सू कर दिया कितने 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है। अब मैं पार्टनरशिप में 4 पार्टनर थे, तो मेरा शेयर 25% था उस पार्टनरशिप में। हम सारे के सारे लायबल हैं उसको 1 करोड़ देने के लिए, बट मेरा शेयर 25 लाख है। इसके अंदर दोनों जॉइंटली वाली बात आ गई कि आप सारे लायबल हो, और सेवरली का मतलब है कि आप अपने पार्ट के रिस्पेक्ट में ही लायबल हो, किसी और पार्टनर के लिए नहीं हो। ठीक है, हमें समझ में आती है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसके अंदर बात क्या है, इन पार्टनरशिप के तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अभी का मतलब है, अगर आपको अपना 25% नहीं दे पाते, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे उसको देने के लिए, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही अगर वो केस 100 करोड़ का होता, तो आप तो बेटा इंसॉल्वेंट थे, 25 करोड़ कहां से लाते। ठीक है, इसको देखते हुए, इससे डरते हुए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप से डरते हुए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आएगी कि हमें हमें पार्टनरशिप के रूप में ही काम करना है, हम कंपनी के उसमें नहीं। कंपनी के केस के अंदर क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटी आपकी शेयर की वैल्यू तक, अगर आपने अनपेड कॉल्स तो वहीं तक लिमिटेड है, या अगर आपने गारंटी दे रखी है, अगर फॉर से आपने एग्जांपल दे रखा है 1 CR का, तो आप 1 CR तक ही लायबल हो, उससे ऊपर नहीं हो। अब कुछ लोग कहते हैं हमें वो वाला बेनिफिट चाहिए, बट हम कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते, इतने एमसीए के फॉर्म्स, इतनी रिक्वायरमेंट, हम वो चीज नहीं करना चाहते। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी। गवर्नमेंट ने बोला हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप के सारे बेनिफिट्स होंगे, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस आपकी लाइबिलिटी को हम लिमिट कर देंगे। ओहो, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Limited Liability Partnership Act is incorporated partnership formed under and registered by Limited Liability Partnership is an incorporated partnership formed and registered under Limited Liability Partnership Act 2008. ये 2008 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। इसके अंदर जब हम रजिस्ट्रेशन किया, तो हमारी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया गया कि एक लिमिट पार्टनर की लाइबिलिटी इतने तक लिमिटेड है, प्लस और ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी बनी, एलएलपी बनी, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये कोई डिफाइंड डेट नहीं होता कि ये पर्टिकुलर डेट पे ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, वैसे ही एलएलपी का होता है। It is viewed as an alternate corporate business vehicle that provides the benefit of limited liability but allows its partner the flexibility of organizing the internal structure as partnership based on a mutually arrived agreement. इन्होंने बोला कि आपको दोनों चीज, ये कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, मतलब आपको कॉर्पोरेट की तरह फील कराएगा कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, बट साथ में आपको पार्टनरशिप के भी सारे बेनिफिट्स दे दिएगा। ठीक है सर, हमें समझ में आता है। हमें पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा बताओ। हम प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं जो अकाउंटिंग के लिए रिलेवेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ लिया गया, नहीं बट ठीक है बेटा, पढ़ना तो है ना। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, डीड क्या है, हमने डीड लिख कर रख ली कि पार्टनरशिप के अंदर हमने कहा कि ये आपका ये मेरा, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगी, हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा, हमारा रेम्यूनरेशन XYZ होगा। अगर आपने लिख दिया डीड के अंदर, आप दोनों ने जो पार्टनर उन्होंने साइन कर दिया, तो वो डीड के हिसाब से सब कुछ होगा। जहां पर डीड नहीं है और लड़ाइयां हो रही है कि क्या करे क्या ना करे, उसके में ये प्रोविजंस काम आते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, डीड ने इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, या तो डीड है ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, तब क्या होगा, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स। इक्वली आपको डिवाइड करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। चाहे किसी ने 1 करोड़ दिया, चाहे किसी ने 1 लाख दिया, बट अगर ये इसके बारे में नहीं बताया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बोला गया, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने कोई कैपिटल दी बिजनेस करने के लिए, अभी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आपको कुछ परसेंटेज देना है तो आप दे दो। अगर आपने डीड में नहीं लिखा, तो इसमें नो इंटरेस्ट अलाउड, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म एज अ मैटर ऑफ राइट। आप बोल रहे हो कि मैंने कैपिटल दी तो है, तो ये मेरा राइट है कि मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट ने उसको डिनाई किया। आपने कैपिटल दिया, इसका ये मतलब थोड़ा आपको हम इंटरेस्ट देंगे। अगर आप एक्सप्रेसली बोल दो डीड के अंदर क्या जो जो कैपिटल देगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तभी मिलेगा। अगर आप डीड के अंदर बोलोगे सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है, साइन किया है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाउएवर
द इंटरेस्ट कैन बी अलाउड इफ एक्सप्रेसली एग्रीड बाय द पार्टनर। पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं तभी मिलेगा। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि मैंने इनको मेरी कैपिटल ज्यादा है तो मेरे को इंटरेस्ट मिले। दूसरे पार्टनर्स का, बाकी सारे पार्टनर्स का एग्रीमेंट जरूरी है। हाँ सर, लॉजिकल लग रहा है हमें, ठीक है। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट बात, द इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड नॉट इफ द फर्म इंकर लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड। जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है सर, हमें समझ में आती है। सी पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। जैसे ही हम कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते तो हम ड्रॉइंग्स, अगर उसने जो पैसा निकाल लिया, जो अपना पैसा निकाल लिया, उस पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इफ देर इज नो मेंशन इन द डीड। अगर डीड के अंदर लिख दिया है कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो तो कर लो। सर हमें इसमें याद क्या करना है बेटा, अगर डीड में नहीं लिखा तो नो है, ये आपको याद करना है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ये कैपिटल नहीं है। एक पर्टिकुलर पार्टनर ने कहा कि मैं कैपिटल नहीं, आपको बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए, आप बाहर की पार्टियों से लोगे, आप बैंक से लोगे, इससे बढ़िया मुझसे ले लो। तो उसने बोला कि मैं कैपिटल नहीं दे रहा, मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड में मैं पार्टनर्स को एडवांस दे रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। तो उन्होंने बोला उस केस के अंदर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसको कितने रेट पे देना है, 6% पर एनम। If any partner has advanced some money to the firm beyond the amount of his capital for the purpose of business, होना चाहिए, ठीक है। He shall be entitled to get the interest on the amount at the rate of 6%. Done, ये भी done. E point, remuneration of firms. अब जो सारे के सारे पार्टनर है, कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, किसको कितना रेम्यूनरेशन देना है वो सारे पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। किसी को देना है नहीं देना वो सारे पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। आप जाके कोर्ट में जाके बोल सकते हो मैंने काम किया, मेरे को ज्यादा रेम्यूनरेशन दो, नहीं। No partner is entitled to get salary or other remuneration for taking part in the conduct of business. आप बिजनेस में पार्ट करो इसका मतलब ये नहीं आपको रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, अनलेस देयर इज अ प्रोविजन। अगर डीड में सबने बोला है कि हाँ इस बंदे को रेम्यूनरेशन दो तभी उसको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप जाके बोल रहे हो मैं सुबह 9 बजे आता हूँ रात को 9 बजे जाता हूँ तो मेरे को रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। बाकी पार्टनर्स को आप बोल रहे हो, अगर पार्टनर एग्री करेंगे तो देंगे, बट आपका राइट नहीं है। आप जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते कि मैं 9 बजे आता हूँ, मैं 9 बजे आता हूँ, मेरे को रेम्यूनरेशन नहीं देते, सर जी कुछ कीजिए, सर जी कुछ कीजिए, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आई, ऊपर वाली बात तो होगी, अब आ रही कुछ अच्छी बात जो सुन के आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। Apart from above, the Indian Partnership Act specifies that contract between the parties. Oh, पहला point. If a partner derives any profit for him, partner ने अपने लिए कुछ profit बनाया from any transaction of the firm, firm की transaction ने partner ने personal profit बनाया, ठीक है। From the use of property और business connection of the firm, उसने फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके अपना पर्सनल प्रॉफिट बनाया, या उसने बिजनेस फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके पर्सनल प्रॉफिट बनाया। मतलब उसने फर्म का पैसा, फर्म के एसेट्स, फर्म के कनेक्शंस वो यूज करके पर्सनल अगर प्रॉफिट बनाया तो ये प्रॉफिट आपको फर्म को वापस करने पड़ेंगे। ओह वाओ सर, वाओ ग्रेट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ही और शी शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल, हमें समझ में आता है। सेकंड पॉइंट, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है और जो पार्टनर है वो वही बिजनेस अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप में बाहर भी कर रहा है और वो इस फर्म से compete कर रहा है। ओह बेटा, वो फर्म के अंदर रह के दगाबाजी कर रहा है, वो फर्म के अंदर रह के एक अपना अलग वेंचर भी चला रहा है जो कि सेम नेचर का है और इससे compete कर रहा है। वो यहाँ के क्लाइंट्स को क्या पता यहाँ पे भेज रहा है कि आप मेरे से लो, मैं आपको सस्ता माल दूंगा। अब अगर ये बातें बाहर आती है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, फर्म से compete कर रहा है, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business। क्या बात बोल दी, दिल जीत लिया। कोई दगाबाजी कर रहा है, हमने उसको दगाबाजी नहीं करने दी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने उसको ठीक करा। ओके ओके सर, वी अग्री, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं पार्टनरशिप को रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। अब जब एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन हम क्यों दे रहे हैं किसी को, किसी पार्टनर, हम अपना काम कर रहे हैं, दो बंदे मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हम तीसरे बंदे को क्यों लेकर आ रहे हैं। बेटा तीसरे बंदे के पास कैपिटल है, हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है या हमें बिजनेस को भी सस्टेन करना है। अगर हम अभी उसके पैसा नहीं लेंगे तो हम अपने बिजनेस से भी जाएंगे, या तो हमें उसकी क्या कहते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, या तो उसके मैनेजरियल हेल्प चाहिए,
इसलिए हम उसका एडमिशन कर रहे हैं। व्हेन अ फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और व्हेन अ फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल When a firm requires additional capital or managerial help or both for the expansion of business, a new partner may be admitted. A new partner may be admitted. ठीक है, सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग सोर्स। हमें समझ में आता है कि हम नए पार्टनर को लेकर आ जाएंगे, या अगर हमें एक्सपेंशन करना है, मैनेजरियल हेल्प चाहिए, कोई एडिशनल कैपिटल चाहिए, हमें एग्जिस्टिंग रिसोर्स को सप्लीमेंट करना है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, जब अगर हम किसी को एडमिशन तभी देंगे व्हेन ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गिव कंसेंट। अगर वो सारे के सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे तभी उसका एडमिशन होगा। किसी एक ने भी मना कर दिया तो उसका एडमिशन होना मुश्किल है, मुश्किल क्या नहीं होगा। विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अब न्यू पार्टनर एकदम चश्मा पहन के आ गया, अब मैं पार्टनर हूं, तो हमें जो अपने एग्रीमेंट्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। अग्रीमेंट्स कैसे चेंज होंगे? अब नई पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होगी, उसकी सैलरीज रेम्यूनरेशन के बारे में बात की जाएगी, तो वो सारी की सारी हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और नया एग्रीमेंट फ्रेश पेज में लिख के दे देंगे। ठीक है, अब न्यूली जो पार्टनर आया वो कह रहे मेरे क्या राइट है। जैसे ही पार्टनर आ गया, अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट। सबसे पहला राइट, भाई साहब आपको सारे के सारे जो एसेट्स है पार्टनरशिप के, वो आपको उसके ऊपर राइट है। ओह, मतलब जो पुराने पार्टनर ने एसेट लिया वो नया पार्टनर को मिल रहा है। सर हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि हमने एसेट्स लिए और नया पार्टनर चश्मा पहन के आया और उसने हमारे पुराने एसेट्स को अपना एसेट मान लिया, राइट दे दिया उसको। और सुनो, राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। चलो सर ये तो हमने मान लिया कि अब वो आया तो प्रॉफिट तो लेगा, बट वो पुराने एसेट्स पे भी ले लेगा। हाँ, हम इसका क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे। ओहो हो, इसका क्या मतलब है? बेटा अगर जो आपके एसेट्स है ना उसका पैसा आपके पास ही रहेगा। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द अदर, क्योंकि बेटा उससे हम कैपिटल मंगवा रहे हैं ना फालतू की। ठीक है, फॉलोइंग आर द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया पार्टनर आया, सबकी प्रॉफिट शेयर, पुराने वाले बंदों की और नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। जो बंदे अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं, किसी को मिल रहा है तो किसी का जा भी रहा है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। गुडविल है क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो पहले के हमने प्रॉफिट्स कमाए वो हमारे, हमने पार्टनर को क्यों देंगे, निकालो उसको। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन आया, बात कर रहे हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अनिल और विशाल अपने मजे में बिजनेस कर रहे थे। अनिल और विशाल अपना बिजनेस कर रहे हैं, 3:2 में वो अपने प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं। अब सुमित कहता है मेरे को भी पार्टनर बनना है और मेरे को इतना शेयर चाहिए। हमने कहा कि यार इस बंदी की जरूरत है, हम इसको इतना शेयर दे देंगे। हमने कहा 1/5 शेयर ये आपका हो गया सुनील। सुनील कह रहा है ये मेरा हो गया, मैं इतने में खुश हूं, डन। अब हमने कहा सुनील आपके अलावा कितना शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर हमने निकाला, 1 लेस 1.5 जो सुनील को मिल गया, तो 4.5 का बचा। इस 4.5 को हम इस रेशियो में अनिल और विशाल को बांट देंगे, जो उनकी पहले से रेशियो थी हम उसी में बांट देंगे, अगर कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, हमने देखा 3/5, ये 3/5 ऑफ 4/5 जो रिमेनिंग बैलेंस बचा, इसका आ गया 12 इंटू 25, 12:25, और विशाल का नया शेयर आ गया 8:25, 2:5 जो इसका रेशियो था पहले, 2:5 इंटू हमने किया जो रिमेनिंग रह गया 4:5 इज इक्वल टू 8:25, ये रह गया हमारा विशाल का नया शेयर। ठीक है, अब हमने देखा नया शेयर, अब देखा हमने अनिल विशाल सुमित, अनिल विशाल सुमित की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आ गई 12:8:5। हमें इतना समझ में आता है। सर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। अच्छा, इसमें सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? अनिल विशाल दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और गेन कौन कर रहा है? सुमित। सुमित गेन कितने से कर रहा है? 1.5। ठीक है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम करेंगे अनिल के केस में। अनिल की पुरानी रेशियो पहले वो 3:5 के प्रॉफिट्स घर लेके जा रहा था, 3:5 मतलब 16%। ठीक है, बट अब वो प्रॉफिट्स लेके जा रहा है 12:25। हम इसको बैलेंस करते हैं, 5 इंटू 5, ये आएगा हमारा 15/25 लेस 12/25। ये ले इसने सैक्रिफाइस किया 3:25 है, इसने इतना सैक्रिफाइस किया। सर हमें बताओ कि क्या कहते हैं विशाल ने कितने का सैक्रिफाइस किया, हम विशाल का भी निकालते हैं। विशाल का है 2/5 लेस 8/25,
इसको भी हम बैलेंस करेंगे 5 5। ओह बेटा ये आ रहा है हमारा 2/25। इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही है। ये इतने में ही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनको जब बैलेंस हम 3:5 में बांट रहे हैं नया वाला, तो इनका सैक्रिफाइसिंग भी तो यही होना चाहिए। वेरी गुड, दिस इज ये लॉजिकल है, आपको मैथ्स है तो समझ में आना चाहिए कि 3:2 के अंदर ही वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर ये कुछ स्पेसिफिकली बोल देता कि हम अनिल और विशाल की रेशियो को भी कुछ चेंज करेंगे, तो मैथ्स के हिसाब से वो आप चेंज कर लेते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आता है। हमें गुडविल के बारे में बताओ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। हम गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं। गुडविल है क्या? हम बात करेंगे आपके पास जो एक छोले भटूरे वाला है। आपके पास जो छोले भटूरे वाला ठेला लगाता है या फिर दुकान है उसकी, वो बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाता है, आप खाते आ रहे हो बहुत सालों से। अब एक दिन आप गए, आपको पसंद नहीं आया उसका छोले भटूरे, उसने थोड़ी सी क्वालिटी खराब कर दी। उसकी क्वालिटी खराब करने के बाद आप उससे थोड़ा बहुत खा रहे हो कि हाँ इसका नाम है, चलता है, बहुत लोग आते हैं। वो ऐसा काम मतलब छोले भटूरे की क्वालिटी गिरा के भी आगे कुछ साल तक प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि उसका नाम चलता आ रहा है, उसका नाम चलता आ रहा है। इस नाम को, रेप्यूटेशन को ही गुडविल बोलते हैं। बताओ सर क्या मतलब है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें बोल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्ड एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेप्यूटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शन। हमें समझ में आता है। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू अ न्यूली सेटअप बिजनेस। जो न्यूली सेटअप बिजनेस है उससे तो एडवांटेज है, क्योंकि मेरे को बहुत लोग जानते हैं। इन अकाउंटिंग टर्म्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज, इसी एडवांटेज को हम गुडविल बोलते हैं। इसी एडवांटेज को हम गुडविल बोलते हैं। जो एडवांटेज उसके पास है रेप्यूटेशन का, नाम का, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। अब सर हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का? हाँ, बहुत इजी तरीके वाला वैल्यूएशन करेंगे बेटा, इतना हवा में उड़ने वाली बात नहीं है, इजी वाला वैल्यूएशन करेंगे। इसके 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। सर हम अपने नाम से अगर पैसा कमा रहे हैं आगे जाके, तो ये हमारा ही होना चाहिए। कोई नया बंदा आके वो तो लेके जा नहीं सकता। हाँ, ये गुडविल हम इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि जो पुराने पार्टनर्स हैं, जिन्होंने मेहनत करके काम किया, नाम कमाया, हम एक पैसा उन्हीं को दे देंगे। ये गुडविल बेटा पुराने पार्टनर्स को ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने काम करके बनाया, इसलिए हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। इसकी वैल्यूएशन का तरीका हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट के अंदर वो क्या बोलता है कि आगे जाके मैं अपने नाम से जो प्रॉफिट कमाऊंगा, वो प्रॉफिट नए वाले पार्टनर को क्यों दूं मैं? मैंने कमाया है, मैंने पुराने, मेरे और पुराने पार्टनर ने मिलकर मेहनत करी है, हमने नाम कमाया। हमने कहा आपकी बात एक परफेक्टली करेक्ट, तो वो वाले प्रॉफिट्स आपको डिवाइड होने चाहिए, वो आपकी गुडविल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द पास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, उन्होंने बोला 20 साल के आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, नया पार्टनर नहीं आया, आप 20,000 के प्रॉफिट कमा रहे हो, और अगर आप थोड़ा सा अपने एग्जिस्टिंग नाम के बलबूते आप अगले 3 साल तक ये प्रॉफिट वैसे ही कमा लोगे। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला यही आपकी गुडविल है, आप 20,000 के प्रॉफिट को सस्टेन कर लोगे अगर 3 साल तक अपने नाम के बलबूते। तो उन्होंने बोला आपकी गुडविल कितनी होगी? इन्होंने बोला हमारी गुडविल होगी 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड को उन्होंने नंबर ऑफ ईयर से किया इंटू, बेटे नंबर ऑफ ईयर आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, ये नंबर ऑफ ईयर निकालना ही बहुत डिफिकल्ट। ऐसे तो वैसे गुडविल निकलती नहीं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, बट अभी आपके पार्टनरशिप के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमने निकाल दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम फिर से पढ़ रहे हैं। इफ द पास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वर्क आउट एट 20,000, 20,000 के एवरेज प्रॉफिट्स है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सच प्रॉफिट्स आर लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अनदर 3 इयर्स। हमने कहा 3 साल तक आगे चलता रहेगा, तो ये वाले 60,000 ओल्ड पार्टनर्स के हैं, उनको मिलने चाहिए। ये गुडविल 60,000 की ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाए, उनके कैपिटल इससे बढ़ा दी जाए। ओह परफेक्ट। और मेथड, हमें 2 मेथड और बताओ क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अंदर बात आई कि आप अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो, तो आप जो एक्सेस में कमा रहे हो, किससे एक्सेस में? जो बैंक दे रहा है इंटरेस्ट, उससे जो फालतू कमा रहे हो, जो रिस्क फ्री रेट मिल रहा है, अगर उससे ज्यादा कमा रहे हो, वही तो आपकी मेहनत है, वही तो सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा उसको। मैं इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, एक एग्जिस्टिंग फर्म कमा रही है 18,000 रुपीज, ओह 18,000 रुपए कमा रही है। ठीक है। कैपिटल कितने लगाइए? 1.5 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए लगा के आप 10% तो बैंक से ले लोगे रिस्क फ्री में, तो आपने अपनी मेहनत करके कितना फालतू कमाया। तो उन्होंने बोला द नॉर्मल प्रॉफिट वर्क आउट टू बी 10% ऑफ 1.5 लाख इज 15,000,
तो उन्होंने बोला जो आपने सुपर प्रॉफिट कमाया, द सुपर प्रॉफिट इन दिस केस विल बी 3000 रुपीज। 18,000 लेस 15,000। आपने जो तीर मारा काम करके वो सिर्फ 3,000 रुपए का, 3,000 का ही है। द गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड इज ascertained by multiplying the super profits by certain number of years purchase. If in the above example, it is expected that the benefit of super profits is likely to be available for 5 years। अच्छा, ये 5 years की फिगर आपको दी होगी, हमेशा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। द गुडविल विल बी वैल्यूड एट 15,000। इन्होंने 15,000 कैसे निकाला? 3,000 इज योर सुपर प्रॉफिट, और उन्होंने बोला 5 साल के लिए आप कमा लोगे इस सुपर प्रॉफिट को। तो उन्होंने बोला कि आपकी कितनी वाली गुडविल हुई? 15,000। ठीक है सर, हमें ये सुपर प्रॉफिट भी समझ में आता है, हमें थर्ड मेथड भी बता दो, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर क्या है कि आपने जो प्रॉफिट कमाए हम उसको किसी परसेंटेज से डिवाइड करके कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। ओह, ये क्या सर, ये क्या बोल दिया आपने? कैपिटलाइजेशन मतलब ही समझ में नहीं आया हमें। चलो हम पहले इसको पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, कर्सर कहाँ चला गया? अच्छा, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ascertained by डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जो बिजनेस करने के लिए पैसा लगाया, ये उसकी बात कर रहा है। एक बात सर हमें समझ में आती है कि एक बात ये बोल रहा है कि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय की, ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने बिजनेस किया ना पार्टनरशिप में, वो बात कर रहा है कि आपने कितना कैपिटल लगाया। हम इसके बारे में एग्जाम्पल भी लेंगे। इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसने बात बोली है कि जो आप एवरेज प्रॉफिट्स कमा रहे हो, एवरेज जो एवरेज प्रॉफिट्स है उसको आप कैपिटलाइज कर दो, उसको आप कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। दिस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, ascertain द एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द पास्ट। पास्ट ईयर में हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हमने उस हिसाब से बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे एवरेज प्रॉफिट्स है 10,000, हमने बोल दिया एवरेज प्रॉफिट्स हमारे 10,000 है। अब वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितने हैं। हमने कहा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। ओह, उन्होंने बोला 10%, तो इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसका मतलब आपने कितने की कैपिटल लगाई होनी चाहिए तब आप 10% कमा रहे हो। मतलब अगर आप 10,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमा रहे हो और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड आपने करी होगी तब जाके आप 10,000 कमा रहोगे। उसका मतलब ये है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय करी है तो ठीक है। इसका ये मतलब है अगर आपने 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय करी है तो ठीक चल रहे हो आप। तो आपकी गुडविल कहाँ है? गुडविल, अगर गुडविल के अंदर वो बात करता है कि अगर आपने एक्चुअल एक्चुअल अगर कैपिटल इससे कम एम्प्लॉय करी है और आप 10,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो आपकी गुडविल है। इसका क्या मतलब, इन्होंने बोला अगर आप 10,000 के प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो उस प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। नॉर्मल बात है कि अगर मैं 10,000 के प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं ये 10,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए बैंक मेरे को 10% देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक मेरे को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, हाँ देता है। तो मेरे को बैंक से अगर 10,000 रुपए लेने हैं तो मेरे को बैंक को कितने रुपए की एफडी करानी पड़ेगी? तो मेरे को करानी पड़ेगी 1 लाख रुपीज की एफडी। इतना मैंने निकाल दिया। बट मैंने अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। ओह, मैं 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए कमा रहा हूं। तो इसका मतलब है जो मेरी इसमें गुडविल है गुडविल है वो है मेरी 1 लाख। 1 लाख लेस जो मैंने एक्चुअल कैपिटल लगाई है 50,000। 50,000 इज माई गुडविल इन दिस केस। मैं 50,000 का ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए मेरी गुडविल है। मैं बैंक में जाता तो मैं बैंक को 1 लाख रुपए देता और 10,000 रुपए कमाता। बट मैं 50,000 लगा के ही 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं 50,000 रुपीज मेरी गुडविल है। इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। आप प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रहे हो, प्रॉफिट से आप कैपिटल पे जा रहे हो। हमने 10,000 के प्रॉफिट से हम उसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए हम उस पे गए हैं, और फिर हमने एक्चुअल कैपिटल को लेस कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही लिखा है। असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट ऑन पास्ट फ्यू परफॉर्मेंस। हम देखते हैं यहाँ पे यही बात यहीं पे रिपीट होगी, ठीक। पहला पॉइंट कंप्लीट। कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने ये वाला जो चीज करा इसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। असर्टेन द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल कितनी है 50,000।
बाय डिडक्टिंग द आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ फ्रॉम द टोटल एसेट्स। इसका मतलब यही है कि जो टोटल एसेट्स हैं उस टोटल एसेट्स को हमने कैपिटल और क्या कहते हैं लाइबिलिटी से फाइनेंस किया है। तो असेट्स में से आप लाइबिलिटी वाला पार्ट हटा दो तो वो आपकी कैपिटल बची। इन्होंने वही बात को लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स, उस एसेट्स के अंदर गुडविल नहीं आता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिडक्टिंग नेट एसेट्स फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये है सेकंड पॉइंट। और ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और थर्ड पॉइंट क्या है, जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओह, यही लिखा है। इसका एक और इलस्ट्रेशन, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख रुपीस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस इज 10%। इसका क्या मतलब है, उसने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो आपके हिसाब से उसको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए कि 10% वाला वो जस्टिफाइड हो? तो हमने बोला हाँ, 10 लाख का अगर कैपिटल लगाता है ये, तो 1 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से 10% वाला हिसाब। सर हमें फॉर्मूले से बताओ, 1 लाख डिवाइड बाय 10%, मतलब ये 10 लाख तक लगाता तो ये चलता, 10 लाख तक लगाता तो हम कहते कि हाँ ठीक है। बट एक्चुअल में जो उसने कैपिटल लगा रखी है, ओह, इसने बिजनेस में सिर्फ 8,20,000 लगा रखे हैं। तो हमने बोला 10 लाख कैपिटलाइज वैल्यू, जो ये हमने यहाँ पे निकाल के दिखाई, और जो एक्चुअल नेट एसेट इसने सिर्फ 820 ही लगा रखे हैं। हम इन दोनों को माइनस करेंगे और 180 की गुडविल है। ये गुडविल आप पुराने पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है, हमें सर समझ में आता है। और कोई बात बोलो, एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने अगर कोई गुड़गांव में लैंड ली, मैं अभी पुरानी पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, नया पार्टनर आया, उस नए पार्टनर के आने पे मेरी वो लैंड का बेनिफिट उसको मिल रहा है, बट आज तक की जो वैल्यू है, आगे के बेनिफिट उसको दूंगा ना मैं, आज तक की वैल्यू जितनी बड़ी जितनी हुई वो सारी हमारी पुराने पार्टनर्स की है। इसलिए हम रीवैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को ज्यादा है कम तो नहीं है, अगर लायबिलिटी ज्यादा होगी तो वो मेरी लायबिलिटी है, नए वाले पार्टनर को थोड़ा ना मैं लायबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ। पढ़ते हैं, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड और सम अदर एसेट्स और लायबिलिटीज इज फाउंड अनरिकॉर्डेड, नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यू करके कि अगर आपका एसेट की गुड़गांव की वैल्यू लैंड बहुत बढ़ गई है तो आप अपने कैपिटल अकाउंट में उसको ले जाओ, हम एसेट्स बढ़ा देंगे और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओह, वेरी गुड। Any gain or loss arising on such exercise shall be distributed among old partner in their old profit। जो हमारी old की profit sharing ratio है हमारे बीच में, वो रिवैल्यूएशन करके डिवाइड कर देंगे। सर दिस इज वेरी लॉजिकल, हमें ये वाली बात समझ में आ गई है। ये था दूसरा पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड unaccumulated profit and loss। If at the time of admission of partner any reserves and accumulated profit or loss exists in the books of firm, these should be transferred to old partner capital account, current account and जो पुराने कैपिटल, जो पुराने हमने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है वो भी हमें दे दीजिए। जो पुराने पार्टनर हैं, नए पार्टनर के आने से पहले हमें पुराना सारा अकाउंट रफा दफा करना है। एसेट्स लायबिलिटी को हमने कवर कर लिया, प्रॉफिट जो पुराने हैं वो हमें दे दो, आगे के गुडविल जो हम कमाने वाले हैं, जो प्रॉफिट्स कमाएंगे, जो हमारी मेहनत है वो भी हमें दे दो। पार्टनर ने पूरा निचोड़ लिया अपना हिसाब से, जो जो मेरा बनता था पार्टनर ने कहा कि पुराने पार्टनर्स को सब दे दो जो जो बनता था, तभी नया पार्टनर आएगा। लॉजिकल लग रहा है ना? हाँ सर हमें लॉजिकल लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइनिंग एडजस्टिंग पार्टनर कैपिटल। इफ अग्रीड दैट पार्टनर कैपिटल में बी एडजस्टेड सो एज टू दैट प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने बोला हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने वाली है। फॉर एग्जांपल नई प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1 बनने वाली है। दो पार्टनर से, पहले मेरा शेयर था 50%, अब मेरा शेयर होगा 33%। हम कह रहे हैं कि अब 1:1:1 की क्या कहते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने वाले हैं। तो जिसकी ज्यादा कैपिटल है या कम कैपिटल है वो निकाल ले, जिसकी ज्यादा कैपिटल है वो वापस घर ले जाए, किसकी कम कैपिटल तो वो लेके आ जाए। तो ये एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। इन दैट केस न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉर्मली यूज्ड एज द बेस फॉर डिटरमाइनिंग द न्यू कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इसका क्या मतलब है? 1:1:1 की बात हुई, जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ 1 करोड़ रुपीस लेकर आ रहा है। ओह, तो हमने बोला कि ठीक है, एक पार्टनर के पास जो इन्वेस्टेड था पार्टनरशिप के अंदर, एक था 1.2 करोड़ से और एक पार्टनर था 90 लाख से। तो जो 1 पॉइंट उसने बोला जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है वही बेस होता है जनरली। तो हमने बोला वो 1 करोड़ जो लेकर आ रहा है उसको हमें मैच करना है।
तो जिसने 1.2 करोड़ की कैपिटल थी वो 20 लाख रुपीस का चेक बनाया और ले गया घर। मेरे पास जिसने 90 लाख रुपीस डाल रखे थे, मैंने 10 लाख का चेक अपने पर्सनल अकाउंट से काटा और मैंने कहा ये लो पार्टनरशिप में ले लो। ठीक है, यही एडजस्टमेंट की बात है और कुछ नहीं है बेटा। पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। आज शाम को हम मिलेंगे इसके डिस्कशन के ऊपर और इसके क्वेश्चन के ऊपर। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा। बाय बाय।